फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। हम हर बार किसी न किसी एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिसका राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन इन तमाम चीजों के परे कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से परे भी अपना एक नाम रखती है, राजनीति में अपनी पहचान बनाती है, लेकिन सामाजिक जीवन में पहचान बनाती है और गांव से लेकर शहर और शहर से लेकर राज्य, राज्य से लेकर देश भर में एक पहचान बना लेती हैं। ऐसी शख्सियत बहुत कम होती हैं। हमारे साथ आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद है। इनका यदि मैं आपको परिचय करवाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। इन्हें सब लोग बखूबी जानते हैं, इनका अंदाज भी जानते हैं और ये किस तरीके की राजनीति करते रहे हैं ये भी जानते हैं। जब आज हमने इनसे इंटरव्यू के लिए स्टूडियो में आने की बात कही तो ये बोले कि मेरा घर जो है सड़क है, आप यहीं पर बैठ जाइए, स्टूडियो इसे ही बना दीजिए, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा और आप लोगों से बातचीत कर लूंगा। बात बड़ी ताज्जुब वाली भी थी कि स्टूडियो में ना आकर यहां पर आप देख सकते हैं शहीद स्मारक पर ये हमारे साथ मौजूद है। ऐसे में कुछ ऐसे सवाल जो हर एक व्यक्ति के मन में कौंधते होंगे, इनकी शुरुआत दौर से लेकर आज तक की राजनीति के। कई बार आप भी सोचते होंगे कि उस दौर से लेकर आज तक की राजनीति इनकी यहां तक आई और यहां तक आने के बाद शुरुआत किस तरीके से की होगी, कहां से किस गांव में किस मिट्टी में खेले होंगे और वहां से खेलकर कहां पहुंचे होंगे। गूगल पे सर्च मारिएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन गूगल से परे यदि जुबानी सुना जाए तो बात एक अलग होती है। डॉक्टर साहब, आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में खास स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज शहीद स्मारक को स्टूडियो बना लिया और ये हजारों लाखों बच्चे जहां अपना मांग मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, या 93 डेज तक CHA बैठे थे। ये वो पवित्र स्थान है जहां से गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके राज्य के बच्चों को कुछ न कुछ न्याय मिलता है। फर्स्ट इंडिया यहाँ पर आया, उसके लिए मैं आपको आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि आप एक छोटे से गांव, बिल्कुल ऐसा गांव है जो कि जब हम महुआ से निकलते हैं और हिंडौन की तरफ जाते हैं, एक रास्ता निकलता है जिससे पहले कोई नहीं जानता था। उस गांव में आप किस परिवार में जन्मे? क्या आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर भी बन पाऊंगा? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था हल चलाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन भगवान अंगुली पकड़ता चला गया। डॉक्टर भी बन गया, MLA भी बन गया, मंत्री भी बन गया और MP भी बन गया और जनता की सेवा कर रहा हूँ। शुरुआत आपने जब MBBS में आप पहुंचे, बीकानेर आप रहे, तो आप संघ परिवार से किस तरीके से संपर्क में आए? मैं महुआ में 69 में संघ की शाखा पर जाने लग गया था। तभी से लगातार संघ की शाखा पर गया। मेडिकल कॉलेज में मैं देश की सबसे बड़ी शाखा चलाता था मुख्य शिक्षक के रूप में। मैं वहाँ का मुख्य शिक्षक था और जब मेरी पूरे देश में वहाँ की शाखा की चर्चा हुआ करती थी कि एक ऐसा भी स्वयंसेवक है जो देश की मेडिकल कॉलेज में कैसी इतनी भी शाखा नहीं लगती जैसी बीकानेर में लगती है। और जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में हमको जिम्मेदारी दी गई, ये पूछा गया कि भाई इमरजेंसी लग गई, 150 लोगों को गोपनीय जगह पे बुलाया गया, बताओ इमरजेंसी के खिलाफ अभियान में कौन शामिल होगा। तो लोग अवाक थे। तो मैंने खड़ा होके कहा कि कठिन से कठिन काम दे दो, मैं करूंगा। जब मैं सेकेंड MBBS में था और मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि गुजरात अहमदाबाद से इमरजेंसी विरोधी सामग्री छपेगी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर छपवाते हैं, उनको आप वहाँ से लेके आओ और बांटो, यह आपकी जिम्मेदारी है राजस्थान में। यानी उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी सामग्री देश भर की छपवाते थे। मैं राजस्थान की सामग्री लाता था। 13 महीने तक सफलतापूर्वक बांटता रहा, लेकिन अंत में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़कर ये पूछने की कोशिश की कि कहाँ से लाते हो।
कौन छपवाते हैं, मेरे नाखून खींच लिए, मेरे को उल्टा लटका के मारा पीटा और मैं बेहोश भी हो गया। उस समय मेरी किडनी भी खराब हो गई, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक गया, लेकिन मैंने मोदी का नाम नहीं बताया, ना जगह का नाम बताया। मैं वहाँ से तबके निकला हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं सरकारों के सामने झुकता नहीं हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने मैंने वहाँ से सीखा है, इसलिए कोई राजस्थान के तबके का कोई व्यक्ति आ जाओ, उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई डॉक्टर साहब, एक सवाल है, आप बीकानेर गए, आप उस मिट्टी से निकले, सीधे बीकाना में पहुंचे, पूर्वी राजस्थान से निकले जहां की भाषाओं में भी समानता नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी शाखा कैसे लगा पाते थे? बड़ी चुनौती नहीं थी? और आप उस घर से थे और उस समाज से थे जिस समाज की उस दौर में बहुत खास पहचान नहीं थी। नागपुर से 1925 में बिगुल बजा, जहाँ की भाषा कोई नागपुर की भाषा आंध्र का नहीं जाने, आंध्र की भाषा पंजाब का नहीं जाने, और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वटवृक्ष खड़ा हो गया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लिया हुआ संस्कार था, तो वहाँ क्या दिक्कत थी? हमने वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा फहराया, बहुत अच्छी शाखा लगाई। उसके बाद आपकी राजनीति में शुरुआत हुई। शुरुआत के साथ ही राजनीति में शुरुआत तो ये MI रोड है। मैं ईसरदा में डॉक्टर लगा था, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, उसकी सर्विस कराने आया था, यहीं दुकान को आज देख रहा था मैं। उस समय टिकट बट रहे थे 1980 में। यहाँ मैं और मेरे साथ एक कार्यकर्ता आया था, विमल जैन, ईसरदा का। हमने सोचा चलो बीजेपी ऑफिस चलते हैं, ये B9 क्वार्टर है, यहाँ बीजेपी का ऑफिस था। जगदीश माथुर प्रदेश के अध्यक्ष थे, भैरू सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे। मैं जैसे ही गया तो भैरू सिंह जी ने मेरे को बुलाया, तू कहाँ से आया? मैंने कहा मैं तो मेरी मोटरसाइकिल की सर्विस कराने आया हूँ, तू चुनाव लड़ ले महुआ से, चल। मैंने कहा साहब मैं संघ के कार्यालय जाके पूछता हूँ। संघ का कार्यालय भारतीय भवन पूछने गया, उन्होंने मेरे को डांट के भगा दिया। ये कहा कोई चुनाव भी मत लड़ो, समय बहुत है, पहले कुछ नौकरी करो। और ये और कहा था कि भैरू सिंह जी के पास दोबारा मत जाना, वरना तेरे को जाल में फंसा लेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं भैरू सिंह जी से मना करने के लिए आया, उन्होंने मेरी मानी नहीं और उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और मेरे को 1980 में चुनाव लड़ने महुआ भेज दिया। मात्र 1600 वोटों से हारा, वो भी षड्यंत्र पूर्वक हराया, वरना मैं 1980 में ही चुनाव जीत गया था 28 साल की उम्र में। एक परिवार होता है हर एक व्यक्ति का। मैं यहाँ पर थोड़ा सा विषय से अलग जाके आपके परिवार की बात करूंगा। परिवार में कोई नहीं जानता था कि आपकी धर्मपत्नी जो है उनका नाम गोलमा देवी है। अचानक से चर्चाओं में आए आप, और आप सियासत कहें या भाग्य कहें या आपकी मेहनत कहें, तमाम चीज़ों को जोड़ भी दें तो अब वो जानने लगे हैं सभी कि वो आपकी धर्मपत्नी है, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही है। तो परिवार में आप उन्हें समय दे पाते थे, नहीं दे पाते थे? कितना चुनौती भरा दौर होता था। और एक माँ बाप, सबसे बड़ी बात होती है कि माँ और बाप के लिए कितना समय मिला? मैंने मेरे माँ को समय दिया, ने बाप को दिया, ने परिवार को दिया, ने धर्मपत्नी को दिया। मेरी माँ का एक बार ऑपरेशन हुआ था SMS में, मैं भर्ती करा के चला गया भीड़ भगा आंदोलन में करौली में। मैं लौट के इसलिए नहीं आया कि लोग कहेंगे ये नेता मौका परस्त होते हैं, हमको छोड़ के भाग गया। और मेरी माँ की आंख फूट गई मेरे आंदोलन के कारण। मेरी माँ की एक आंख से आंख फूट गई, तो वो बहुत बड़ा मेरा पाप था एक तरह से। लेकिन मेरा डेडिकेशन भी आंदोलन के प्रति इतना था कि मैं 1.5 महीने तक करौली के डांग क्षेत्र में घूमता रहा और पर्यावरण की रक्षा और उस इलाके की जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहा। आपके माँ और पिता आपको क्या कहते थे? कुछ कहते थे जब आपका ये अंदाज पता चलता कि किरोड़ी लाल मीणा जेल पहुंच गए हैं, पुलिस ने पकड़ लिया है, डंडे खा लिए, लाठी खा लिए, तो कहते तो होंगे कुछ कि भाई यहाँ कहाँ गए, तुम तो डॉक्टर बन सकते थे? बड़ा बिल्कुल, डॉक्टर की नौकरी चली गई थी, मेरे को नौकरी से निकलवा दिया था। तो मैं निराश हो गया था। तो मेरी माँ ने कहा था बेटा कतई निराश मत हो, अपने जमीन है 7-8 बीघा, उसमें कमा के खाएंगे। मेरी माँ ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे पिता ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मनोबल कतई नहीं टूटने दिया। एक बार मैंने आंदोलन किया था, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हमारे कार्यकर्ता मर गए थे 6। मैं ट्रक को उठा के थाने से मेरे गांव ले आया था और पूरी पुलिस आई थी, करीबन 125-150। मैं जेल में था। मेरी माँ ने 150 पुलिस वालों को ट्रक नहीं ले जाने दिया और कहा जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब मेरे को गोली से मार दो या ट्रक के नीचे रौंद दो, ये ट्रक को नहीं ले जाने दूंगी। पूरी 125-150 पुलिस को SP सहित भगा दिया मेरी माँ ने। एक और बड़ा सवाल, आपकी उम्र है, इस उम्र में आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? आप कई बार दौड़ते नजर आते हैं, कई बार आप वॉकिंग करते नजर आते हैं। आज मैं सुबह धरना स्थल से चला था और धरना स्थल से 9.5 किलोमीटर चलकर SMS में
एक मरीज से मिला जो गंभीर था, मेरा रिश्तेदार था, और नंबर 2 बंगले पर अपने जो वो जिसमें मैं रहा करता था, 17 साल रहा, वहाँ गोडा जी के बंगले पर चाय पी और फिर लौट गया। फिर 3-4 किलोमीटर चल लिया। चलता ही रहता हूँ तो स्वास्थ्य सही रहता है। आपकी कोई विशेष डाइट के खाने में ये पसंद करते हैं कि इस वजह से डॉक्टर कुछ नहीं, साहब मेरे फिट हैं? को कभी तो आज तो खाना ही नहीं मिला। मैं वास्तव में खाना नहीं मिला। 2 बिस्कुट खाई अभी तक। कब हाइपोग्लाइसेमिया में हो जाए पता ही नहीं लगे। कोई डाइट नहीं है, जो जैसा मिलता है कार्यकर्ता खिला देता है वैसा खा लेता हूँ। कोई स्पेशल डाइट नहीं है। एक बड़ा सवाल और है कि ऐसी भयंकर ठंड, सर्दी जो है, सर्दी ऐसी पड़ती है, शिद्दत से पड़ रही थी। उस दिन बरसात आ रही थी, सभी लोग भीग रहे थे, गद्दे लोगों ने पकड़े हुए थे। क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं बीमार हो गया तो? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप मंत्री बनने वाले हैं। एक बार रिश्वत वापस कराने के लिए मैं मंडावर थाने पर चला गया था। 1985 में विधायक बनते में भैरव सिंह जी से मिला था। उनके गांव के गरीब की लड़ाई लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो एक गरीब आदमी के चोरी हो गई थी, चोरी का बकरा बकरी हुई थी। मैंने थानेदार को कहा था इसका बरामद करो। थानेदार ने बरामद तो कर लिया, लेकिन पूरा थाना बकरे को काट के खा गया मीट बना के। बकरी चोर को पकड़ा दी। मेरे को गुस्सा आया। मैं 6 कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पर पहुंच गया। थाने पर दृश्य अलग दिखाई दिया। मैंने थानेदार को कहा मैं डॉक्टर हूँ, तेरा पेट चीर कर बकरा निकाल लूँगा। उसने कहा आप 3 घंटे बाद आ जाना, मैं पूरे पैसे दे दूँगा। 2800 रुपये का हिसाब बनता था। 3 घंटे बाद गए तो पुलिस ने अंधाधुंध हम पे गोली चलाना चालू कर दिया, लेकिन हम 6 लोग नहीं भागे। साय गोली कान के पास से निकली, लेकिन हम एक दीनहीन गरीब दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए थे। भगवान ने हमने हमारी रखवाली की। उनकी गोली ख़त्म हो गई, लेकिन हम जिंदे रहे, हम नहीं मरे। भैरव सिंह जी को मैंने फ़ोन किया। आपने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। मैंने मजबूती से लड़ाई लड़ी। पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन हम बच गए। उन्होंने कहा तो चिंता मत करो, तुम कितने लोग इकट्ठे कर लोगे, मैं आता हूँ। मैंने कि 1 दिन का समय दो, मैं आप कितना चाहते हो? 10,000। मैंने कहा मैं 20,000 करूँगा। भैरव सिंह जी गए, बस में 26 MLA को भर के ले गए थे। उस समय 32 MLA थे। 26 MLA 3 दिन तक मंडावर के थाने पर बैठे रहे। पूरे थाने को सस्पेंड कराया, 2800 रुपये वापस करवाए और SP कलेक्टर सवाई माधोपुर को हटाया। भैरव सिंह जी का वो उस दिन से जो आंदोलन की प्रेरणा मेरे को मिली है। मैं ना सर्दी से डरता, न मैं तूफान से डरता, न मैं ओले से डरता। मैं आमागढ़ पे सांप घोड़ों के बीच पैंथर में होकर निकल के वहाँ पर झंडा फहरा देता हूँ। इसलिए ऐसे नेता ने मेरे को प्रेरणा दी। वही बात मैं BJP को आज कह रहा हूँ कि जैसा भैरव सिंह जी ने एक राम सिंह कलाल को न्याय दिलाया मंडावर में जाकर, वैसे इन 67 लाख बेरोजगार बच्चे जिनको पेपर लीक हो गया, वैसा ही आक्रामक होकर इन गरीबों की लड़ाई लड़ो। ये मैं मेरी पार्टी से आपके चैनल के जरिए कह रहा हूँ। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। संक्षेप में उनसे जवाब भी लिया है और काफी सारी और भी ऐसी बातें हैं जो आप जानकर चौंक भी जाएंगे, क्योंकि कई चीजें हैं गूगल पर कई बार नहीं मिलती है। और ये जो चीजें जब खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपको बताएंगे तो आप भी विस्मय से भरेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से शख्सियत में। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर, यह सवाल करना मुनासिब भी है। कई लोग कहते हैं कि आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया, आपने भैरव सिंह शेखावत से राजनीति का ककहरा सीखा। कुछ कहते हैं कि एक मुकाम होता है जिस मुकाम पर लोग देखना चाहते हैं। और ये जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, ये कई बार अभी एक नारा भी लगा रहे थे, शेर आया, और आपने इनकार भी कर दिया कि नारा ये वाला मत लगाओ, शेर आया। देखो, हमने भैरव सिंह जी तो खैर राजनीति का बताया, मैंने कुछ उदाहरण बताए भैरव सिंह जी के, लेकिन मैंने सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा है। उस विचारधारा से मैं पुष्ट हूँ, जहाँ हमको ये गीत बताया जाता था कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए है, आगे है बढ़ते जाना। हमारा पथ का अंतिम लक्ष्य ये नहीं कि हम गद्दी पालें, सीट पालें। पूरे समाज को साथ लेके उनकी लड़ाई अन्ना हजारे ने भी लड़ी, गांधी जी ने भी लड़ी, जयप्रकाश ने भी लड़ी। तो हमारे यहाँ
सिंहासन पाने का कल्चर विचारधारा में बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरे को कतई पछतावा नहीं है। मेरे को बड़ी संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं ये दीनहीन गरीब को न्याय दिला देता हूँ। मैंने झुंझुनू की उस बेटी को राजेंद्र गुढ़ा के मकान पे मकान पे बैठ के 3 दिन तक न्याय दिला दिया। जो राजेंद्र गुढ़ा को भी पुलिस कमिश्नर को कहना पड़ा, डॉक्टर किरोड़ीलाल को गिरफ्तार किया तो मेरी पूरी तुल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा मंत्री का पद है, यही मुख्यमंत्री पद है। इससे बड़ा कोई पद होगा क्या? एक और सवाल आपके निजी जीवन से जुड़ा है। आपको ईश्वर पर कितना विश्वास है? आप मेहनत करते हैं, संघ से प्रेरित हैं, संघ से आपने बहुत कुछ सीखा है और संघ का जो गीत है वो भी आपने 2 पंक्तियां सुनाई है। ईश्वर पर कितनी श्रद्धा रखते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आप गोविंद देव जी के लिए निकल पड़ते हैं, आप मोती डूंगरी के लिए निकल पड़ते हैं, पता चलता है आप सवाई माधोपुर के गणेश जी के गढ़ गणेश का जो मंदिर है वहां भी निकल पड़ते हैं। ईश्वर कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है? आप ईश्वर में मेरी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है और उसके कई उदाहरण हैं। तो आपकी ईश्वर में अटूट आस्था है, तमाम चीजें हैं। आपका एक खाली वक्त भी होता है लीडर का, थोड़ा सा खाली वक्त होता है, वो कोई बुक्स पढ़ता है, कोई अपनी फिल्म भी देखता है, कोई अपने परिवार के साथ भी होता है, जिनके एक बड़ा सारा कई लोगों का परिवार भी होता है, कोई फार्म हाउस पे जाते हैं, कोई विदेश भी चले जाते हैं। आप कोई खाली वक्त मिलता है तो कहाँ बिताते हैं? मैं तो कोई छुट्टी तो मनाता नहीं हूँ, सदा व्यस्त रहता हूँ। मेरे को घूमने की, कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाने की भी आदत ना। आप देख के बड़ी मेरी ये नेगेटिविटी देखोगे कि मैं एमएलए 5 बार रहा हूँ, 3 बार एमपी हूँ। मैं आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी की टूर में नहीं गया। ये मेरा माइनस पॉइंट, नहीं गया क्योंकि मैं पब्लिक में इतना व्यस्त रहता हूँ, पब्लिक की हालात के लिए, इनकी दुख दर्द में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं कहीं घूमने के लिए नहीं जाता, न यात्रा के लिए जाता। मैंने तो गोवा ही नहीं देखा अभी तक। कहाँ गोवा है? बम्बई तो इसलिए चला गया कि मेरा इलाज में गंभीर हो गया था। अमेरिका तो इसलिए चला गया था कि पुलिस ने एक बार मेरे को इतना मारा, मेरे आँख बालों को कटवा के देखोगे तो इसमें कोई 48 वो निकलेंगे, खोपड़ी बिल्कुल तोड़ दी थी। तो इसलिए इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा था, सीमेंट फैक्ट्री का जब आंदोलन हुआ था। वरना मैं तो विदेश भी नहीं गया। मैं तो जनता की सेवा में सतत लगा रहता हूँ, लेकिन किताबें पढ़ता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ता हूँ, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ, महाभारत भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ और बड़े बड़े महापुरुषों के जो विशेष उनको जो प्रसंग हैं उनको पढ़ता रहता हूँ। और कोई भागवत कथा हो रही हो, कोई अच्छा सत्संग हो रहा हो तो उसमें जाता रहता हूँ। एक जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जिस दौर में लोग कहने लगे थे कि आप बीजेपी छोड़ दोगे। बीजेपी आपने छोड़ भी दी, बड़े बुरे। मैंने नहीं छोड़ी बीजेपी को। बीजेपी से मेरे को बाहर निकाला गया था और बाहर निकलने के बाद मैंने मना किया था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा, आपको बताया, मैं सर्वाधिक वोटों से 89 में लोकसभा में जीता। लगातार मेरा 4 बार टिकट काटा, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने सोचा ये पार्टी का निर्णय है और मैं पार्टी में बना रहा। लेकिन 2008 में मेरा टिकट भी काट दिया और मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया। वो एक अलग परिस्थिति था, मैं किसी को दोषी नहीं देना चाहता, मेरी किस्मत का दोष था। मैं बड़ा पछताया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं निर्दलीय 1989 के बाद में 2009 में मैंने लोकसभा का दोबारा मुंह देखा। मेरे को 4 बार टिकट लोकसभा का नहीं मिला, लेकिन इसकी मैंने चिंता नहीं की। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मैं मेरे घर में वापस आ गया, जहाज का पंछी जहाज में आ गया। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मेरे को पार्टी से निकाला गया था। पार्टी मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे पहला मेरा देश है, उसके बाद ये समाज है, उसके बाद पार्टी है। समाज की मैं बात बीच में बोलूंगा। समाज को लेकर आपने कितने समाजों के अब तक आंदोलन उठाए हैं? लोग कहते हैं कि आप समाज के साथ, आपको कई बार जोड़ भी दिया जाता है। कितने समाजों के आंदोलन उठाए, आज बता दीजिए। सभी जाति, सभी वर्ग के मैंने अब तक 586 छोटे बड़े आंदोलन किए हैं, जिसमें 80% सवर्णों के, 20% दलित ST SC के। हमारे वैसे मीणा का टैग लगाया जाता है। आपको पता है कि मीणों के खिलाफ मैंने बहुत कार्रवाई करी है। यहाँ जाति को कोई स्थान नहीं है, यहाँ मानवता को स्थान है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कई बार सभाओं में भी आप मौजूद रहे हैं। आपने कई बड़े नेताओं के साथ एक समय गुजारा है, भाजपा में एक से एक दिग्गज, संघ में भी आपने कई जो संघ के
पदाधिकारी रहे हैं, उनके बौद्धिक सुने हैं, उनके साथ भी कई कार्यक्रमों में आप रहे होंगे। कुछ ऐसे नेता भी होंगे या संघ के कोई विचारक होंगे या फिर देश के विचारक होंगे या क्रांतिकारी होंगे जो आपके दिमाग में कई बार लगता होगा कि हाँ ये एक बेहतरीन है, जिनको आप पसंद करते हैं, आपको लगता है कि हाँ इनको मानना चाहिए या मुझे ये प्रेरित करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, ऐसे कोई बहुत ढेर सारे। मेरे को प्रेरणा मिलती है माधवराव सदाशिवराय गोलवलकर से, मेरे को प्रेरणा मिलती है अटल बिहारी वाजपेयी से, मेरे को प्रेरणा मिलती है माननीय सोहन सिंह जी जो हमारे यहाँ के प्रचारक हुए करते थे, मेरे को प्रेरणा मिलती है परिश्रमी से, मेरे को प्रेरणा मिलती है महापुरुषों से जो डेडिकेट होकर समाज का काम करता है। एक मेहनत का किसान भी अगर खेत में लगा रहता है, रात के 1:30 बजे कूड़ मोड़ता रहता है, तो उससे भी मेरे को प्रेरणा मिलती है। यहाँ गांव में बहुत गांव से आसपास की आई महिलाएं यहाँ परिश्रम करके अपना पेट पालन करती है, उनसे भी मेरे को प्रेरणा मिलती है। पढ़ते हुए बच्चों से भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। सब हर एक चीज़ मेरे लिए प्रेरणा के पुंज है, उनसे मैं प्रेरणा लेता रहता हूँ। कोई ऐसा दिन आया जब आपकी अंतरात्मा ने आपको, कई बार इंसान जो होता है वो सोचता है कि मैं इतना किए जा रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा दुख महसूस हुआ हो या किसी घटना ने आपको उद्वेलित किया हो, परेशान किया हो, झकझोर दिया हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था समाज में? कोई जीवन में ऐसी कोई घटनाएं आई या कोई आपको किसी जीवन में किसी चीज का कोई पछतावा रहा हो? देखो ऐसी बहुत घटनाएं हैं, सुनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। संक्षेप में कोई ऐसी लंबी रामायण है। 586 आंदोलन किए छोटे बड़े, उसमें बहुत सी घटनाएं हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा उद्वेलित किया आमागढ़ की घटना ने, जहां सनातनी धर्म का झंडा फाड़ दिया, महादेव जी की मूर्ति को तोड़ दिया, और तोड़ने वाले जो मीणा थे वो ये कहने लगे हम हिंदू नहीं हैं। उससे मैं इतना उद्वेलित हुआ कि सरकार ने चुनौती दे दी थी कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, और हम 9 लोग पहाड़ पर चढ़े, बरसात थी, फिसल फिसल के गिर रहे थे, कंटकाकीर्ण मार्ग था, सांप भी थे, घोड़े भी थे, पैंथर भी थे। सबको पार करते करते मेरे को इतनी पीड़ा हुई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर झंडा लहरा दिया था और गणेश जी की महादेव जी पर जलाभिषेक कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो भी मेरे को परवाह नहीं थी। पुलिस ने 28 बार मेरे को गिरफ्तार किया है, 17 बार जेल भेजा है, 136 मुकदमे लगे हैं। सिर से चोटी तक एक जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पुलिस ने मेरे चोट नहीं मारी हो। मुझे याद है एक बार मैं बहुत छोटा था तो मैंने भी आपका एक वो पोस्टर देखा था कि जनता का दोस्त पुलिस का दुश्मन, एक बार कुछ छपा भी था, मुझे याद है। एक आखिर में ये तमाम आपके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से राजस्थान ही नहीं देश भर के और दुनिया भर के लोग आपको सुनेंगे और अभी भी सुन रहे हैं। ओवरऑल क्या मैसेज देंगे आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से? क्योंकि मेरे साथ ये जो लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, दूसरे दलों के भी हैं, क्योंकि ये आंदोलन अपॉलिटिकल है। हर बार कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं करना चाहिए, मेरा स्वभाव है। ये अपॉलिटिकल आंदोलन है। मैं शंभू पुजारी को 125 पुलिस के बीच में एडिशनल एसपी पुलिस अधिकारी थे, उसको उठा के यहाँ ले आया था मुख्यमंत्री के दरवाजे पर। तो ये अपॉलिटिकल आंदोलन है। मैं मेरे समर्थकों को और सबको ये कहूँगा कि समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता है, व्यक्ति गौण है। देश सबसे पहले है, उसके बाद समाज है, उसके बाद पार्टी है। आप मेरे नारे नहीं लगाएं, मेरे जयकारे नहीं लगाएं। नारे लगाएं तो भारत माता के लगाएं, वंदे मातरम के लगाएं। आप मेरे नारे लगाकर आप मेरा कद कम कर रहे हैं जनता की नज़र में, पार्टी की नज़र में। क्योंकि आप जानते हो मैंने वहाँ से संस्कार लिया है जहाँ व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, जहाँ कोई गुरु नहीं होता। गुरु है तो भगवत हो जाए, सनातनी झंडा है जिसको हम पूज के गुरु दक्षिणा भी करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि आदमी में तो कभी भी घमंड आ जाए, दम आ जाए, लेकिन उस ध्वज में नहीं आ सकता जिनको हम प्रणाम करके गुरु दक्षिणा देते हैं। इसलिए व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, राष्ट्रनिष्ठ होना चाहिए। मैं सभी समर्थकों से कहना चाहूँगा, आगे से मेरा ये नारे नहीं लगाएं उठपटांग, कौन आया, शेर तो शेर ही होता है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा, पर ऐसे नारे मत लगाओ जो मेरी छवि को खराब करें और आम जन को भी परेशानी हो।
डॉक्टर साहब, आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े और ख़ास बात ये कि आपने शहीद स्मारक चुना स्टूडियो की बजाय और इसी स्थल पर आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेबाकी से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत की, उसके लिए शुक्रिया। मैं कार्यक्रम के आखिर में एक किस्सा आपको बताऊंगा। वो किस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों इसी धरने पर जो इन युवाओं के साथ धरना चल रहा था तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आते हैं और उसी दौरान राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री राजस्थान के हैं वो बैठे थे, राजेंद्र राठौड़ थे और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के रामलाल शर्मा थे। तो चुटकी का दौर कई बार नेताओं में शुरू होता है और चुटकी जब चलती है यानी हंसी मजाक जब चलती है तो माहौल को ठंडा भी किए देती है। उस वक्त एक नेताजी ने यानी कि संजीव बालियान ने कहा कि आप इस उम्र में ये दौड़ भाग करते रहते हैं, किस तरीके से करते हैं और दूसरे किरोड़ी लाल मीणा भी आप बनाइए। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ ने तुरंत प्रभाव से जवाब दिया। वो बोले कि ये तो युवा हैं, इनको क्या जरूरत है। तो इतने में संजीव बालियान भी मुस्कुराए और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी बोलने लगे कि कब तक बनेंगे इस तरीके के युवा, वाकई में इस तरीके के युवाओं की जरूरत है। तमाम लोग चुटकी ले रहे थे, लेकिन इंतजार ये भी रहेगा कि यहाँ पर ये जो युवा हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें सुन रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इस तरीके के कोई लीडर और भी आए। अभी तो ये अपने आप को युवा मानते हैं, दौड़ भी लगाते दिखाई दे जाते हैं और वॉकिंग करते हुए 8, 10, 12 किलोमीटर और आमागढ़ की पहाड़ी भी चढ़ जाते हैं। हम फिर से किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।